जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसआर एजुकेशन पर। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे भारत के चट्टान समूहों को और इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारत की नदियों को। भारत में कितनी नदियाँ पाई जाती हैं, कौन सी नदी हिमालयी नदी है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी है, कौन सी नदी तटीय नदी है, कौन सी नदी अंतः स्थलीय नदी है, इन सब नदियों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले नदियों का कुछ इतिहास जानने का प्रयास करते हैं कि इतिहास में नदियों का क्या महत्व रहा है। तो लगभग अगर हम बात करें भारत की नदियों का तो 200 नदियाँ भारत में मौजूद हैं। और इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल से ही भारत में नदियों का आर्थिक और अगर बात करें तो आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए नदियों को तो इतिहास में इसका आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण देखी गई हैं। नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से। और इतना ही नहीं, भारत के जब यहाँ ऋग्वैदिक काल चल रहा था, ऋग्वेद लिखा जा रहा था, तो उसमें भी नदियों का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद काल में भी नदियों का जिक्र किया गया है और नदियों का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। और देखा जाए तो नदियों का एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। और जितनी भी धार्मिक स्थल आज भी अगर जितने भी धार्मिक स्थल देखा जाए तो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे ही मिलते हैं। और नदियों का अपना धार्मिक गाथा वैसे भी वो हमेशा से रहा है, प्राचीन काल से ही धार्मिक गाथा रहा है नदियों का। जैसे ऋग्वेद काल में देखेंगे तो बार बार नदियों का जिक्र हुआ है और धार्मिक सामाजिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण थी ही ये सब नदियाँ। और आज की जनसंख्या को देखा जाए तो उस समय भी जितने लोग बसते थे, जितनी भी आबादी देखी जाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा नदी के किनारे देखी जाती थी। और आज भी ज़्यादातर जनसंख्या और कृषि नदी के किनारे ही हो रहे हैं। नदियों के किनारे ही जनसंख्या और कृषि देखने को मिल रहा है। इन दोनों का जमाव आज भी नदियों के तट पर ही देखने को मिल रहा है। उस समय भी नगरों का विकास नदियों के किनारे हुआ था और आज भी देखा जाए तो नगरों का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। और धार्मिक स्थल तो नदियों के किनारे हैं ही। ये तो था नदियों का थोड़ा सा इतिहास। अब हम नदियों को देख लेते हैं कि भारत में जैसा कि हमने पहले ही बताया 200 नदियाँ, लगभग 200 नदियाँ। तो इन नदियों को एक एक करके पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे, यानी इनका वर्गीकरण करके पढ़ेंगे। इनको 4 वर्गों में बांटेंगे, फिर एक एक वर्ग में कितनी कितनी नदियाँ आ रही हैं, एक एक वर्ग में एक एक नदियों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद ही हम इन नदियों को आसानी से पढ़ पाएंगे। नहीं तो 200 नदियाँ पढ़ना, इधर से हम पढ़ाते जाएंगे, उधर से आप लोग भूलते जाएंगे। इसीलिए हम इनको डिवाइडेशन करके पढ़ेंगे, इसका वर्गीकरण करके पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इनका वर्गीकरण। हमको इनका वर्गीकरण किस प्रकार करना है तो देखते हैं। नदियों का वर्गीकरण, भारतीय नदियों का वर्गीकरण। तो नदियों का वर्गीकरण करना है तो 4 भागों में हम इनको वर्गीकृत करेंगे। पहला हमें हिमालयी नदियाँ देखना है, यानी भारत के उत्तर से जितनी नदियाँ निकल रही हैं हिमालय पर्वत से, उनको देखना है। फिर हमको देखना है प्रायद्वीपीय नदी, भारत की प्रायद्वीपीय नदी। फिर हमको देखना है तटीय नदी, भारत के तटीय नदी जो तट पर है यहाँ, तो इसको देखना है। फिर अंतःस्थलीय नदी देखना है, अंतःस्थलीय नदी जो अपने अंदर ही मतलब राज्य के अंदर ही वो समा जाती हैं, यानी कि वहीं वो विलुप्त हो जाती हैं। न तो किसी सागर में गिरती है, न तो महासागर में गिरती है, न तो किसी झील में गिरती है। जैसे लूनी नदी, लूनी नदी की अगर बात करेंगे तो ये
राजस्थान में जाकर विलुप्त हो जाती हैं, इसका पता ही नहीं चलता। ये नदी राजस्थान में जाकर विलुप्त हो जाती है, ना तो किसी सागर में जाकर गिरती है, ना तो किसी महासागर में, ना तो किसी झील में। ये राजस्थान में जाकर विलुप्त हो जाती हैं। तो इस तरह की नदियों को अंतःस्थलीय नदियों में रखा जाएगा, और तट के किनारे वाली नदी को तटीय नदी में। और प्रायद्वीप भारत की नदी ये नर्मदा, ताप्ती, सोन, ये सब आपकी प्रायद्वीपीय नदी हो जाएगी। हिमालयी नदी में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सब आपकी हिमालयी नदी होगी। जो हिमालय से निकल रही है, यमुना, ये सब हिमालयी नदी हो जाएंगी। तो अब हमें हिमालयी नदी में भी इसका डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करके पढ़ना है। यानी कि हिमालयी नदी में भी आपका आ जाएगा, जैसे गंगा नदी तंत्र। अब गंगा नदी तंत्र में एक उसका तंत्र का मतलब ही होता है, एक दो नदियों का तंत्र तो होगा नहीं। तो गंगा नदी तंत्र, अब इसमें हमको पढ़ना है। फिर हमको पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सबसे पहले हम लोग सिंधु पढ़ लेंगे, उसके बाद गंगा पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे। तो हिमालयी नदियों का डिवाइडेशन करते हैं। जैसे हिमालयी नदियों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए इसका वर्गीकरण हम करेंगे। तो सबसे पहले हमको गंगा नदी तंत्र का वर्गीकरण करना होगा। सिंधु ऊपर है तो सिंधु से लेकर चलते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र, किसका पहले वर्गीकरण करेंगे? सिंधु नदी तंत्र का। अब इसके अंतर्गत इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सबका अध्ययन इसी सिंधु नदी तंत्र में कर लेंगे। उसके बाद करना है हमको गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, अब गंगा की जितनी भी सहायक नदी हैं इसमें उसका अध्ययन करेंगे। फिर हमको करना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में जितनी भी इसकी सहायक नदियां आएंगी इसमें उसका अध्ययन करना है। तो चलते हैं हम और कर लेते हैं सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन। यानी सिंधु नदी तंत्र के अध्ययन में जितनी भी सिंधु नदी के तंत्र में जो भी उसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु का तो अध्ययन करेंगे ही, उसके तंत्र का अध्ययन करेंगे, तंत्र का भी अध्ययन करेंगे। यानी नदी तंत्र का, उसके अंतर्गत कितनी उसकी सहायक नदियां आ रही हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। इसी तरह से गंगा का, इसी तरह से ब्रह्मपुत्र का। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र को देख लेते हैं। यह है आपकी सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में देखिए, ये सिंधु नदी तंत्र, सिंधु है, सिंधु नदी। अब इसके तंत्र में देखिए सिंधु नदी तंत्र, ये सिंधु नदी जा रही है। अब इसकी सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, यानी 1, 2, 3, 4, 5 सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत कितनी इसकी सहायक नदी आ रही हैं? तो इसकी सहायक नदियों की संख्या 5 है। 5 इसकी सहायक नदी हैं। और सिंधु नदी की अब पढ़ लेते हैं पहले सिंधु नदी, उसके बाद इसकी 5 सहायक नदियों के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे, कौन कहाँ से निकल रहा है, कहाँ जाकर मिल रहा है। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसकी सहायक नदियों की संख्या 5 है। और ये किस झील से निकल रही है? तो ये देखिए सिंध बाब हिमनद, सिंध का बाब हिमनद या सिंध का उद्गम बोखरचू हिमनद से होता है। यहीं पर इसी को बोखरचू हिमनद भी कहते हैं। इसको सिंध का बाब हिमनद कहिए या फिर बोखरचू हिमनद, जो कि कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढाल पर स्थित है। ये इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 6714 मीटर। कैलाश पर्वत की श्रेणी पर के उत्तरी ढाल पर ये स्थित है। ये हिमनद कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढाल पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6714 मीटर ऊंचा है। और इसकी लंबाई की बात कर लें तो सिंधु नदी की लंबाई की बात कर लें तो ये 2880 किलोमीटर लंबाई है इसकी। 2880 किलोमीटर की लंबाई, ये 2880 किलोमीटर लंबा है। इसका ये 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये पूरी तरह से भारत में तो स्थित नहीं है। ये देखिए
ये यहीं तक भारत में स्थित है। तो भारत में कितनी लंबी है? तो भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। बाकी ये पाकिस्तान में चली जाती हैं। कुछ ये यहाँ तिब्बत में है और कुछ पाकिस्तान में है। जितना भारत में है उतने की बात करें तो 709 किलोमीटर। पूरी लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत की बात करें तो 709 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। और ये सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र बनाती है। भारतीय उपमहाद्वीप का बहुत महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र बनाती है। भारत में इसकी बात करें तो देखिए, तिब्बत से कश्मीर में जाती है, कश्मीर से ये पाकिस्तान में चली जाती हैं। तो ये देखिए, यहाँ तिब्बत से जब पाकिस्तान में जाती है तो यहाँ नंगा पर्वत मिलेगा। यहाँ अगर तिब्बत से भारत में एंट्री करने के बाद यहाँ जब ये प्रवेश करने लगती है पाकिस्तान में, तो इसको यहाँ नंगा पर्वत मिलता है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से होकर ये दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीचों बीच जाकर बहना शुरू कर देती है। तो ये भारत में इसकी लंबाई यहाँ से नंगा पर्वत से यहाँ तक कितनी है? तो 709 किलोमीटर है। 709 किलोमीटर ये नंगा पर्वत से यहाँ तक इसकी लंबाई है। और पाकिस्तान से लेकर भारत तिब्बत की बात करें तो ये 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर है। ये है सिंधु नदी तंत्र का इतिहास। अब आगे देख लेते हैं इसकी 5 सहायक नदियों को। तो 5 सहायक नदियों में सबसे पहले है झेलम। अब सिंधु नदी कहाँ से निकली थी, कहाँ जाकर? ये यहाँ से जाएगी पाकिस्तान से पाकिस्तान के बाद ये अरब सागर में जाकर अपना जल विसर्जित कर देती, यानी ये अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। तो निकली कहाँ से थी सिंधु नदी? तो सिनकाबाब हिमनद यानी बोखरचू हिमनद से निकली थी और जाकर कहाँ गिर गई? तो अरब सागर में। अरब सागर में जाकर समाप्त हो जाती हैं। तो अब दूसरे नंबर की बात करें तो झेलम, इसकी सहायक नदी है झेलम। तो झेलम की बात करें तो देखिए, झेलम का उद्गम स्रोत कहाँ से दिख रहा है? ये बैरीनाग झरना है। बैरीनाग झरना है, यहीं से इसका उद्गम होता है झेलम नदी का। अब ये कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। ये देखिए कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। तो बैरीनाग झील कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है और यहीं से झेलम नदी का उद्गम होता है। उत्तर पश्चिम में लगभग ये 10 किलोमीटर तक बहती है। उत्तर पश्चिम में देखिए, यहाँ से अगर मैप बनाया जाए तो ये उत्तर पश्चिम में जा रही हैं। ये उत्तर और पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम में जा रही हैं। तो उत्तर पश्चिम में ये कितना बहती हैं? तो ये लगभग 110 किलोमीटर ये कश्मीर के उत्तर पश्चिम में बहती हैं, जहाँ यह बुलर झील में प्रवेश कर जाती हैं। यहीं पर आपको मिलेगा बुलर झील, जम्मू कश्मीर में ही है बुलर झील। अब यहाँ से जाती हैं बैरीनाग से उत्तर पश्चिम में, तो यहीं पर इसकी भेंट होती है बुलर झील से, जो मीठे पानी की झील है। कश्मीर में जम्मू कश्मीर की मीठे पानी की झील बुलर झील से इसकी मुलाकात हो जाती है 110 किलोमीटर चलने के बाद। वहीं से वह बारामूला से आगे अनुप्रवाह में यहीं से ये आगे बढ़ती है। तो बारामूला के आगे अनुप्रवाह में ये 2130 मीटर गहरे महाखड्ड में प्रवेश करती हैं। ये महाखड्ड में प्रवेश करती हैं कितना? तो 2130 मीटर गहरा जो महाखड्ड है बारामूला में, उसमें ये प्रवेश कर जाती हैं और आगे मुजफ्फराबाद पाकिस्तान की ओर मुड़ जाती है। देखिए यहाँ से ये मुजफ्फराबाद पाकिस्तान की ओर मुड़ जाती हैं। और ये भी बता दें कि ये पांचों नदियाँ जिस स्थान पे मिलती हैं उसको पाकिस्तान का मिठान कोट कहा जाता है। यहाँ ये जो जिस स्थान पे मिलती हैं ये पाकिस्तान में मिठान कोट है। मिठान कोट, इस जगह का नाम मिठान कोट है। यहीं जाकर ये
सारी की सारी नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। तो मुजफ्फराबाद से पाकिस्तान की ओर मुड़ जाती हैं और ये ट्रीमू को ही झंग कहते हैं। ट्रीमू में चेनाब से जाकर मिल जाती हैं। देखिए ये यहाँ आई, यहाँ आने के बाद चेनाब से मिल गई, तो इस जगह को ट्रीमू या फिर झंग कहा जाता है। तो ट्रीमू या झंग में आकर ये जो झेलम नदी है चेनाब नदी से मिल जाती है। अब ये मिल गई, इसकी कहानी ख़त्म। बेरीनाग से निकली थी, मिल गई कहाँ? चेनाब में। अब ये नदी किसकी सहायक नदी हो गई? चेनाब की सहायक नदी हो गई। अब चेनाब की सहायक नदी यहाँ से देखिए आपको रावी भी दिख रहा होगा, रावी भी इसकी सहायक नदी है। इन सब नदी तंत्रों को लेकर आगे बढ़ती है चेनाब नदी, तो आगे ये सतलज नदी में मिल जाती हैं। तो सतलज की सहायक हो गई। अब सतलज जाकर मिल जाती है सिंधु में, तो सिंधु की 5 सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ब्यास सतलज में मिलती है, सतलज लेकर जाकर सतलज आगे बढ़ती है तो झेलम, चिनाब, रावी को अपने साथ ले लेती है और सिंधु नदी में मिल जाती है, जिससे ये नदी तंत्र का निर्माण होता है। तो ये था आपका झेलम। अब आगे देख लेते हैं चिनाब नदी। आगे वाली नदी चिनाब नदी है। तो चिनाब की बात करें, हाँ, तो झेलम का जो प्राचीन नाम था, झेलम को तीस्ता नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन नाम कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी नहीं, बहुत बार पूछा गया है। झेलम नदी का वो जो पौराणिक नाम है वो क्या था? झेलम नदी का पौराणिक नाम क्या था? तो ये झेलम नदी का पौराणिक नाम तीस्ता था। इसको पहले तीस्ता के नाम से जाना जाता था। और ये बेरीनाग की ऊंचाई की बात करें तो ये बेरीनाग है ना, इस झरने की ऊंचाई की बात, ऊंचाई नहीं हम बताए थे, तो ऊंचाई इसकी समझ लीजिए 4900 मीटर ये झरना ऊंचा है। 4900 मीटर ये झरना ऊंचा है, यहीं से झेलम नदी का उद्गम होता है। तो ये झेलम नदी आपकी समाप्त हुई। अब आते हैं चेनाब नदी पे। तो चेनाब नदी का पौराणिक नाम जान लीजिए। तो चेनाब नदी का पौराणिक नाम अस्किनी है। क्या है? आस्किनी। इसका पौराणिक नाम आस्किनी है और यह भारत में लगभग 1180 किलोमीटर तक बहती है। चेनाब नदी भारत में 1180 किलोमीटर तक बहती है। ये देखिए चेनाब नदी है, ये यहाँ, ये भारत में अगर इसकी बात करें लंबाई की तो 1180, ये 1180 किलोमीटर तक बहती है। इससे पहले इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? तो निकलने वाली बात करें तो ये इसको हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। इसी नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं और ये चंद्रभागा 2 नदियों से मिलकर बना है। यही आगे चलकर चिनाब बन गया है। एक चंद्र एक भागा, 2 नदियों के मिलान से ये चिनाब बन गया है। चंद्रभागा, चंद्र भागा, 2 नदियाँ जब आपस में मिली तो वहीं से बन गया ये चिनाब नदी। और ये दो नदी कहाँ से इसका उद्गम हो रहा था? तो ये लाहौल ज़िले के बड़ा लाचा दर्रे से इसका उद्गम हो रहा था। ये चंद्र और भागा नदी कहाँ से आ रही थी? तो जो लाहौल ज़िला है वो बड़ा लाचा दर्रा वहीं पर है, तो बड़ा लाचा दर्रे से इसका उद्गम हुआ था। और 2 नदियाँ जब आपस में मिल गई यहीं आकर तो बन गई चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम 2 नदियों से हुआ है, चंद्र और भागा, दोनों नदियाँ आपस में मिल गई तो बन गई चिनाब नदी। अब नीचे की ओर उनका संगम जब हुआ चंद्र और भागा का, तो यहाँ उसका संगम हुआ तो इस क्षेत्र को टांडी नाम से जाना गया। टांडी नाम था इस क्षेत्र का। तो यहीं पर ये 2 नदियाँ आकर एकजुट हो गई। एकजुट होने के बाद चिनाब पीर पंजाल तथा बृहद हिमालय के बीच बहने लगी। चिनाब कहाँ बहने लगी? तो चिनाब की बात करें तो चिनाब पीर पंजाल आपको
उसमें बताए थे पहाड़ में पर्वत जब पढ़ा रहे थे तो पीर पंजाल बताए थे, बृहद हिमालय पीर पंजाल। तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीचों बीच से ये चिनाब नदी बहना शुरू कर दी। किश्तवाड़ के निकट, वहीं एक जगह किश्तवाड़ था, तो किश्तवाड़ के निकट यह नदी एक कैंची मोड़ ले ली। देखिए किश्तवाड़ के निकट ही ये कैंची मोड़ लेकर पीर पंजाल के रियासी में पार कर गई। पीर पंजाल के रियासी में पार कर पाकिस्तान में पहुंच गई। देखिए रियासी में पार करके ये पाकिस्तान में पहुंच गई है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो और चिनाब नदी पर बनी महत्वपूर्ण जल बिजली परियोजना कौन सी है? इसी पर जल बिजली परियोजना बनाया गया है। उस परियोजना का नाम क्या है? तो उस परियोजना का नाम है बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती। क्या नाम है? बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती। इस पे बिजली परियोजना बनाया गया है जिसका नाम है सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। और आगे इसकी बात करें तो ये देखिए कहाँ जाकर मिल रही है, तो ये झेलम चिनाब में आकर मिल गई है। और चिनाब आगे जाकर मिलेगी सतलज में। ये आगे चलकर सतलज नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से चिनाब नदी भी समाप्त हुई। अब आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं रावी नदी। रावी नदी की बात करें तो इसका पौराणिक नाम, सबसे पहले पौराणिक नाम, तो इसका पौराणिक नाम पुरुषड़ी या इरावती था। पुरुषड़ी या इरावती, इसका दो नाम था, पुरुषड़ी तथा इरावती। और यह नदी देखिए, ये रावी नदी ज़्यादा भारत में इसका विस्तार नहीं है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसकी विस्तार की बात करें तो ये ज़्यादा नहीं 725 किलोमीटर तक भारत में बहती हैं। ये नदी 725 किलोमीटर तक भारत में बहती हैं। और यह रावी नदी कुल्लू में रोहतांग जो दर्रा है, रोहतांग दर्रा से निकलती है। कुल्लू मनाली आपका कहाँ मिला था? तो कुल्लू ये हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। ये कुल्लू के रोहतांग दर्रे से निकलती है। यह ब्यास नदी के स्रोत के निकट है। देखिए ये ब्यास है, ये ब्यास है। तो ब्यास नदी के उद्गम के, जो ब्यास नदी का स्रोत है, इसी के एकदम निकट है। ये ब्यास नदी के एकदम निकट है। यह नदी पीर पंजाल के पश्चिमी ढाल को तथा धौलाधर, पीर पंजाल का पश्चिमी ढाल है, और धौलाधर जो पश्चिमी ढाल है और धौलाधर श्रेणी का उत्तरी ढाल है। इसका धौलाधर का उत्तरी ढाल और पीर पंजाल का पश्चिमी ढाल, इन दोनों क्षेत्रों को अपवाहित करते हैं। इन्हीं दोनों क्षेत्रों में बहती हैं। इन्हीं दोनों क्षेत्रों में ये पश्चिमी ढाल और जो पीर पंजाल है उसके पश्चिमी ढाल तथा धौलाधर श्रेणी के उत्तरी ढाल को अपवाहित करती हैं। और फिर आगे बढ़ती हैं तो चंबा शहर इसको मिलता है, चंबा घाटी, चंबा शहर या चंबा घाटी। चंबा घाटी या चंबा शहर के नीचे यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है। ये देखिए आगे मुड़ रही है ये नदी। हम बात कर रहे हैं ब्यास की, तो ये देखिए दक्षिण पश्चिम में मुड़ गई। ये यहाँ से लेकर डायरेक्शन बनाएंगे तो ये दक्षिण पश्चिम में मुड़ गई है। तो इस घाटी को चंबा घाटी कहा जाता है। इसी घाटी को चंबा घाटी कहा जाता है। तो चंबा घाटी या चंबा शहर से यह नीचे की ओर दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुड़ जाती है। दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुड़ने के बाद धौलाधर श्रेणी में एक बहुत बड़ा महाखड्ड बनाती है। धौलाधर श्रेणी ऐसे है, तो यहीं पर ये बहुत बड़ा महाखड्ड बनाती है, बहुत बड़ा ये महाखड्ड बनाती है। उसके बाद जाकर ये देखिए कहाँ प्रवेश कर रही है, तो पंजाब में, ये पंजाब में प्रवेश कर जाती हैं। यहाँ पर महाखड्ड बनाकर ये पंजाब के मैदान में प्रवेश कर जाती हैं। अब पंजाब के मैदान में प्रवेश करने के बाद यह नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ बहती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा के
साथ साथ देखिए, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा के ये साथ साथ बह रही हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ बहती हैं। और गुरदासपुर तथा अमृतसर 2 ज़िले यहाँ पड़ेंगे पंजाब के। पहला है गुरदासपुर, दूसरा है अमृतसर ज़िला है। तो दोनों के साथ साथ बहने के बाद यह नदी कहाँ प्रवेश कर जा रही है? पाकिस्तान में। और आगे जाने के बाद ये चिनाब में अपना जल विसर्जित कर दे रही है, अब जाकर चिनाब नदी में मिल जा रही है। तो अब निकली कहाँ से थी? तो रोहतांग दर्रे से, जो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा था वहाँ से निकली थी और जाकर मिल कहाँ गई? ये चिनाब नदी में। इसका पौराणिक नाम पुरुषड़ी या इरावदी था। 725 किलोमीटर भारत में इसका ये बही थी। इसका बहाव 725 किलोमीटर भारत में था। और चंबा शहर से नीचे जब जाती है तो ये दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुड़ जाती हैं, जो धौलाधार श्रेणी में एक महाखंड बनाते हुए पंजाब में चली जाती हैं। पंजाब के आगे ये देखिए भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ बहना शुरू कर देती हैं। साथ बहते बहते ये आगे जाती हैं पंजाब के, जब गुरुदास और अमृतसर ज़िले के साथ साथ बहती हैं और आगे बढ़ती हैं तो ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद ये अपना जल चिनाब नदी में ले जाकर छोड़ देती हैं, यानी चिनाब नदी में ये जाकर मिल जाती हैं। तो ये आपकी रावी नदी थी। तो रावी नदी समाप्त हुई। अब आगे देख लेते हैं ब्यास नदी। 3 नदियों को हम पढ़ें, सिंधु की सहायक 3 नदी झेलम, चिनाब और रावी। अब आगे पढ़ लेते हैं ब्यास नदी। तो ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी आपकी ये है। ब्यास नदी का पौराणिक नाम बिपाशा या आर्गिकिया, इसका पौराणिक नाम बिपाशा या आर्गिकिया है। इसका पौराणिक नाम बिपाशा या आर्गिकिया है। ब्यास नदी के उद्गम की बात करें तो यहीं पर ब्यास कुंड है। ब्यास कुंड से ब्यास नदी का उद्गम हुआ है, जो कुल्लू के रोहतांग दर्रे से 4000 मीटर ऊंचा है। रोहतांग दर्रे से 4000 मीटर ऊंचा है ये ब्यास कुंड। कुल्लू में जो रोहतांग दर्रा है उससे 4000 मीटर ऊंचा है। इसके दक्षिणी फलक के निकट है, यानी जो रोहतांग दर्रा है उसके दक्षिणी फलक के निकट है, दक्षिण में स्थित है। रोहतांग दर्रा के दक्षिण में स्थित है, जहाँ यह नदी कुछ ही किलोमीटर तक बहती है। यहाँ पर ये नदी कुछ ही किलोमीटर तक बहती है। इसके बाद धौलाधार श्रेणी को काटते हैं, आगे कोटा में प्रवेश कर जाती है। आगे जब जाती है ये, तो देखिए ये यहाँ कुछ ही किलोमीटर बही, उसके बाद आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद ये धौलाधार श्रेणी को काट दी। काटते हुए ये कोटी एवं लारजी 2 जगह हैं, एक है कोटी, दूसरा है लारजी। कोटी एवं लारजी के निकट महाखड्ड का निर्माण करती है। और अंत में ये कपूरथला, जो पंजाब में है, लास्ट में ये देखिए कपूरथला, ये पंजाब है। तो कपूरथला तथा अमृतसर ज़िले से होकर गुजरती है और सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। ये देखिए कपूरथला और अमृतसर ज़िले से होकर गुजरती है और जाकर कहाँ मिल जा रही है? सतलज नदी में। तो इसका उद्गम कहाँ हुआ? ब्यास कुंड से, और मिल कहाँ गई? सतलज नदी में। भारत में कितना योगदान दिया? भारत में तो ये पूरी तरह से भारत में ही है, ये नदी पूरी तरह से भारत में है। सिंधु नदी की सहायक नदियों में सिर्फ यही एक नदी है, ब्यास नदी, जो पूरी तरह से भारत में है और आगे जाकर मिल जाती है सतलज नदी में। अब बचा एक नदी बची, जो सतलज नदी, जिसका नाम सतलज है। सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी, ये देखिए ये है सतलज नदी। और सतलज नदी आपकी एकदम सिंधु नदी के समीप से निकल रही है।
सिंधु नदी सिंध का बाब हिमनद से निकल रहा है, तो ये यहीं पर एक झील है राकसताल झील। राकसताल झील से किसका उद्गम हो रहा है, तो सतलज नदी का। ये देखिए सतलज नदी का राकसताल झील से हो रहा है। और ये पूर्ववर्ती नदी है जिसे तिब्बत में क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदी है जिसको तिब्बत में इसी का नाम क्या लेते हैं, तो लांगचेन खंबात, लांगचेन खंभाब, इसको क्या कहा जाता है तिब्बत में, लांगचेन खंबाब। किसको कहा जाता है, तो सतलज नदी को। और यही नदी आगे जब बढ़ती है तो जास्कर श्रेणी को, जो जास्कर श्रेणी है और बृहद हिमालय दोनों को काटते हुए महाखड्ड का निर्माण करती है। हिमालयी श्रेणी और जास्कर श्रेणी को काटते हुए महाखड्ड का निर्माण करती है और सिपकिला दर्रा में प्रवेश कर जाती है। इन दोनों पर्वतों को काटते हुए सिपकिला दर्रा में प्रवेश कर जाते हैं। तो सिपकिला दर्रा अगर उसमें प्रवेश कर जाती है, उसकी ऊंचाई की बात करें तो उसकी ऊंचाई 4300 मीटर है लगभग। अब सिपकिला दर्रा से नीचे आएगी। इन दोनों पर्वतों को काटते हुए बृहद हिमालय को और जास्कर को काटते हुए सिपकिला दर्रा में प्रवेश कर गई। और उसी के निकट जब जाती है तो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। सिपकिला दर्रा से कहाँ प्रवेश करेगी, सिपकिला दर्रा कहाँ है, रोसी में हिम दब गया, हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रा से वो कहाँ प्रवेश कर गई, हिमाचल प्रदेश में। जहाँ पर यह जास्कर श्रेणी से होकर बहती है, अब यहीं पर ये जास्कर श्रेणी से होकर बहेगी और यहीं से ये नदी पश्चिम की ओर मोड़ लेती है। अब देखिए यहीं से ये नदी ये यहाँ प्रवेश कर गई। अब ये यहाँ नदी पश्चिम से मोड़ लेगी। अब पश्चिम की ओर मोड़ लेने के बाद यह कल्पा, यहीं एक जगह है कल्पा और रामपुर, तो कल्पा को पार करके ये रामपुर में प्रवेश करती थी। रामपुर में प्रवेश करती है जहाँ धौलाधर श्रेणी है। अब जब कल्पा को पार करके ये रामपुर में प्रवेश करी, धौलाधर श्रेणी में एक संकीर्ण महाखड्ड बनता है इसी नदी में के द्वारा। अब ये आगे जब बढ़ती हैं तो ये धौलाधर श्रेणी में जाती हैं तो संकीर्ण महाखड्ड यानी बहुत पतला महाखड्ड बनाते हुए ये आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ती है तो ये शिवालिक से गुजरती हैं। और शिवालिक नदी पर जब गुजरती हैं और शिवालिक श्रेणी से गुजरती हैं तो इस नदी पर एक भाखड़ा गांव मिलता है। आगे जाने के बाद इस नदी को एक भाखड़ा गांव मिलता है। भाखड़ा गांव के समीप भी एक महाखड्ड है, वहाँ भी एक महाखड्ड है जहाँ उसी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है। ये भाखड़ा बांध कहाँ है, तो ये आपका पंजाब के होशियारपुर ज़िले में है। पंजाब के होशियारपुर ज़िले में है। तो ये भाखड़ा गांव भी होशियारपुर ज़िले में है। और भाखड़ा गांव के समीप ही महाखड्ड का निर्माण करती है। महाखड्ड का निर्माण करने के बाद वहीं सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बना दिया जाता है। वहीं पर भाखड़ा बांध का निर्माण कर दिया जाता है। तो भाखड़ा बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। तो भाखड़ा बांध के निर्माण के बाद ये भाखड़ा बांध के नीचे रोपड़ में यह नदी, भाखड़ा बांध तो बन गया। अब भाखड़ा बांध बनने के बाद यह नदी नीचे रोपड़ में, रोपड़ भी एक ज़िला है, तो रोपड़ में यह नदी पंजाब के मैदान में प्रवेश कर जाती है। अभी तक तो पंजाब के मैदानी क्षेत्र में नहीं प्रवेश की थी। भाखड़ा महाखड्ड था, महाखड्ड में तो मैदानी क्षेत्र पाया नहीं जाएगा। अब उसके आगे बढ़ी तो रोपड़ मिला, रोपड़ से नीचे गई नदी तो पंजाब के मैदान में प्रवेश कर गई। अब भारत में अगर देखा जाए तो इस नदी का, देखिए ये नदी भारत में, इस नदी का क्या योगदान है, तो ये नदी 1050 किलोमीटर तक भारत में ये अपना जल बहा रही है। मतलब इसकी दूरी कितनी है, भारत में कितनी दूर तक बहती है, तो 1050 किलोमीटर तक। और आगे जाकर ये मिल गई सिंधु में। जब ये पांचों नदी सिंधु में मिली तो इस जगह जिस जगह का पर मिली उसका नाम मिठानकोट है, जो पाकिस्तान में स्थित है। मिठानकोट पाकिस्तान में स्थित है। और जहाँ ये पांचों नदियाँ मिली उसको पंचनद कहा जाता है। अब पंचनद कहा गया। अब ये नदी सिंधु नदी इन पांचों नदियों को लेकर
अरब सागर में चली जाएंगी। अरब सागर में जाकर वो अपना जल अरब सागर में गिरा देती हैं। सिंधु नदी जाकर अरब सागर में मिल जाती हैं इन पांचों अपनी सहायक नदियों को लेकर। तो ये था सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में हम लोगों ने झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज पांचों नदियों का इतिहास पढ़ लिया। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग गंगा नदी तंत्र। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। उम्मीद करते हैं सिंधु नदी तंत्र आपको समझ में आया होगा। अगर सिंधु नदी तंत्र समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।